स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। और हम हैं अपने नेटवर्क थ्योरम ख़त्म करने की कगार पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसके बाद हमारी मिलमैन थ्योरम और टेलीगन्स थ्योरम और है जो हमको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करना है। हालांकि हम जो मेन थ्योरम है हमारी जो मेनली पूछी जाती है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कभी कभी उनकी थ्योरी पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो उसका सिर्फ हम थ्योरी ही देखेंगे क्योंकि उस पर बेस्ड कभी न्यूमेरिकल आता नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता नहीं है तो फिर बिना बात की वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जैसे कि मुझे मेरे साथ के लोगों ने कहा कि भाई 38 वीडियोज़ सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर ज़्यादा हो गई हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर किया जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि अगर टॉपिक छूट जाता है फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो फिर दुख होता है कि यार ये टॉपिक और पढ़ लिए होते तो 2 नंबर और एक्स्ट्रा आते। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि किसी भी लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव नेटवर्क, लीनियर क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है और पैसिव नेटवर्क क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, और कोई भी ऐसा नेटवर्क जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो हमारा लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होता है। ठीक है, पैसिव होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन लीनियर बाइलेटरल तो होता ही है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये पैसिव है, बाइलेटरल है, लीनियर भी है। अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये लीनियर है, बाइलेटरल है, लेकिन पैसिव नहीं है, एक्टिव है। ठीक है, तो अगर मैं वोल्टेज और करंट का डायग्राम बनाऊँ, ये वोल्टेज ये मेरी करंट, तो यहाँ पे ये वाला नेटवर्क मेरा लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क को शो कर रहा है। अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर क्लोज्ड बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दूँ, लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क, ठीक है, उसका जो रेशो है, किसका किसका रेशो, रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट, एक्साइटेशन मतलब इनपुट। ठीक है, आउटपुट से इनपुट का रेशो या इनपुट से आउटपुट का रेशो, आउटपुट से इनपुट का रेशो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा कि मेरे इनपुट पे मैंने जो है V वोल्टेज दी और आउटपुट पे मुझे इनपुट पे मैंने Vs वोल्टेज दी, आउटपुट पे मुझे V आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। तो Vs अपॉन V0 या V0 अपॉन Vs हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा? इवन दो द सोर्स इज इंटरचेंज फ्रॉम इनपुट टर्मिनल टू द आउटपुट टर्मिनल। मतलब अगर मैं सोर्स को यहाँ से हटाकर यहाँ रख दूँ और इस आउटपुट को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूँ, मतलब अगर मैं नेटवर्क में, पूरे क्लोज नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट टर्मिनल की पोजीशन चेंज कर दूँ तो अभी भी मेरा Vs अपॉन V0 और V0 अपॉन Vs जो होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कहते हैं हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि इसने कह दिया तो हमने मान लिया, नहीं, हम एक बार इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है कि इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल से अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरा जो इनपुट आउटपुट का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इस चीज़ को एक बार चेक करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि नेटवर्क में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं होने चाहिए। दूसरा, कोई भी उसके अंदर इनिशियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मान लिया मैंने कहा हमारे नेटवर्क के अंदर कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर शुरुआत में ही कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कैपेसिटर का क्रॉस कोई वोल्टेज स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इंडक्टर है तो इंडक्टर का क्रॉस शुरुआत में कोई करंट नहीं होनी चाहिए, उसकी इनिशियल करंट नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस तो कोई ट्रांजिएंट को सपोर्ट करता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशंस है। एक बार हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या ये कही गई बात सही भी है या नहीं है। अगर सही आती है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद हम इस थ्योरम को बहुत सारी जगह पर यूज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और टाइम की हमारी बचत होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की ही तो वैल्यू है। 40 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 40 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर ले जाओ, बड़ी बात है। ठीक है, एक समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये 24 वोल्ट की है। ठीक है, ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये वोल्टेज सोर्स है और ये है मेरी करंट I1। ठीक, हम चेक कर रहे हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम का वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम पहले सोर्स को यहाँ पे रखेंगे, फिर हमने करंट सोर्स निकाली, यहाँ पे करंट हमारा आउटपुट मानते हैं हम, तो आउटपुट अपॉन इनपुट या इनपुट अपॉन आउटपुट कुछ भी हम ले सकते हैं। हम लेते हैं अभी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में क्या है हमारी I1, इनपुट पे क्या है हमारा 24 वोल्ट। ठीक है, ठीक, तो केस फर्स्ट लेते हैं।
केस फर्स्ट लिया इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। केस 2 लेंगे हम, ये है केस 1 के लिए। केस 2 क्या होगा कि हम इसको इससे चेंज कर दें, मतलब ये आ गया, देखिए पूरा नेटवर्क एज इट इज लगा रहने दिया है, लेकिन 24 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया और अभी करंट मेरी I1 ये है, ये 24 वोल्ट, बाकी सब कुछ सेम है। ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम। ये हो गया हमारा केस 2। ठीक है, अब अगर इस केस में भी मेरा I1/24 इस वाले केस के I1/24 के इक्वल आ जाता है तो मैं कहूँगा मेरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम सही है, कोई झूठा वादा उन्होंने नहीं किया है, एकदम सही सही बातें चल रही हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। केस 1 के लिए अगर वेरीफाई करें तो इस नोड पे वोल्टेज मान लूँ Vx मान ली, इस नोड पे भी Vx मान लेंगे, लेकिन पहले केस 1 तो कर लें। ठीक है, यहाँ से जो करंट जा रही है, यहाँ से जो करंट जा रही है और यहाँ से जो करंट जा रही है, सारी करंट जा रही है, कुछ भी आ नहीं रहा। तो अगर मैं इस करंट को मानूँ, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई और ये I3 हो गई, तो अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग KCL एट नोड Vx कितना हो गया, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू कितनी है, Vx/8 और 4 12, Vx/12। I2 की वैल्यू कितनी है, Vx/6 और I3 की वैल्यू कितनी है, Vx-24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया कितना आया 12। ये Vx प्लस 2Vx प्लस 6Vx माइनस 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। सही किया गया, कितना 6 से मल्टीप्लाई करनी थी ना, 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 24, सही है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चला गया इस तरफ 0 में, 1 और 2 3 और 6 9 Vx बराबर 144, Vx बराबर 144 डिवाइडेड बाई 9, 3 कट जाएगा क्या, कट जाएगा, 3 चौक 12 बचे 2, 2 यहाँ पे लग गए, कितना बचा 24, 3 8 24, 3 6 18। तो Vx आ गया मेरे पास कितना 16। ठीक, Vx 16 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, I1 की वैल्यू क्या है, Vx/12। Vx कितना है 16 अपॉन में 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16। I1 की वैल्यू होगी 4/3। यहाँ से निकालते हैं I1/4/3, 4 3 24, कितना बचा है 1/36 18। आउटपुट अपॉन इनपुट का आंसर आया है 1/18। किस केस में, जब हमने इसको इनपुट इस तरफ लिया है, आउटपुट हमारा इस तरफ है। अब हमने इसको क्या किया, केस 2 में इसको इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारी यही तो कहती है कि अगर हम सोर्स को और आउटपुट को, यानी कि सोर्स एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स को चेंज कर दे तो भी हमारे जो है रेशो कांस्टेंट रहता है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए अब हमने जो है दूसरी कंडीशन ले ली। इस बार इस वाले नोड वोल्टेज को मान लेते हैं Vy, पहले को Vx माना है तो इसको Vy मान लेते हैं। फिर से वही बात कि इस ब्रांच में करंट I1 जा रहा है तो इसमें I2 मान लेते हैं, इसमें I3 मान लेते हैं। अप्लाइंग KCL, केस 2, अप्लाइंग KCL एट नोड Vy, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू कितनी है Vy/2, I2 की वैल्यू कितनी है Vy/6, I3 की वैल्यू कितनी है Vy-24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया 12 आया, 6Vy प्लस 2Vy प्लस Vy-24 बराबर 0। ये गया इस तरफ 0 हो गया, 6 और 2 8 और 1 9 Vy-24 बराबर 0। और यहाँ से Vy आ गया हमारा कितना 24/9, 3 8 24, 3 3 9, 8/3। यहाँ से आ गया हमारा Vy 8/3।
ठीक है, I1 निकालते हैं। I1 की वैल्यू कितनी है, Vy/2, Vy/2, Vy की वैल्यू कितनी है 8/3, 4/3 आ गया हमारे पास I1 की वैल्यू इसमें आउटपुट अपॉन इनपुट में पुट करके देखें, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना था I1/24, I1 की वैल्यू कितनी है 4/3, 4/3 इंटू 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1/18। पहले केस में कितना आया था 1/18, दूसरे केस में कितना है 1/18। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ से वेरीफाई होती है, LHS इक्वल टू RHS, वही वाली बात है। ठीक है, तो जब हमने सोर्स लेफ्ट साइड में रखा और इसका रेस्पॉन्स राइट साइड में, तब हमारा जो इनपुट और आउटपुट का रेशो आया वो बिल्कुल सेम वही रेशो था जो हमारा सोर्स हमने इंटरचेंज करने, सोर्स और क्या बोलते हैं एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स चेंज करने पे किया। ठीक है, तो इससे हमारा साबित होता है कि हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो दावा करती है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा क्वेश्चन को ये आसान कर रही है। ठीक है, और किस किस तरीके से क्वेश्चन को आसान कर सकती है। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का शायद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने के लिए कम मिलेगा, लेकिन रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको सुपरपोजिशन थ्योरम में या फिर जो आपको थेवेनिन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें देखने के लिए मिल सकती है। या फिर किस किस तरीके के क्वेश्चन इसके आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन बना देता हूँ एक बार। ये लिखा है ये है 20 वोल्ट, ये करंट है 4 एम्पेयर। R3, R4 और ये R2। दूसरा केस है हमारे पास ये 40 वोल्ट, ये R4, ये R1, R3 और ये R2। फाइंड करंट I, ये करंट I पूछा गया है। ठीक है, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि आपको ये चीज़ गिवन है और I की वैल्यू पूछी गई है। इंटरनल सर्किट का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पता नहीं है। इंटरनल सर्किट का स्ट्रक्चर कोई बिल्कुल भी पता नहीं तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं सोर्स को उल्टा कर दूं तो भी मेरी वैल्यू सेम रहेंगी। तो करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी लगी है। अगर 20 वोल्ट की बैटरी मैं इस तरफ लगा दूँ, ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल इसका ऊपर है तो यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर ही रखूँगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल दोनों का ऊपर रखा है। तो अगर ये मेरी 20 वोल्ट की बैटरी है, ये बाकी पैरामीटर सेम है। ठीक है, तो इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच से डाउनवर्ड साइड में 4 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है, ये मुझे पता है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम मेरी ये कहती है कि अगर मैं सोर्स को इस तरफ ले जाऊँ तो मेरी करंट जो है इनपुट वाली साइड में आ जाएगी और सेम डायरेक्शन के साथ। अगर ये डाउनवर्ड साइड में जा रही है तो इसमें भी करंट डाउनवर्ड साइड में, इसमें वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो इसमें भी वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। लेकिन हमें जो है वोल्टेज निकालनी है 40 वोल्ट के लिए। ठीक है, 40 वोल्ट के लिए हमें करंट निकालनी, जब यहाँ पे 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया है। तो ठीक है, ये आपको पता है कि रेशो आपका सेम रहता है अगर आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर और अंश दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ कर दूँ तो मेरी आउटपुट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी। तो कितना हो गया, अगर यहाँ पे 40 वोल्ट हो जाता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 एम्पेयर। आंसर नहीं सिंपल। देखिए, अगर आपको पूरा सर्किट सोल्व भी नहीं करना पड़ा, अगर ये पैरामीटर्स अननोन है तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर पाते अगर आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं जान रहे होते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर सामने आते हैं तो क्वेश्चन आसान कर देती है हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसलिए क्वेश्चन थ्योरम इतनी भी बेकार नहीं है, ये आसान है। आसान करती है तो भाई देखो सीखना तो जरूरी है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। 40 वोल्ट का सोर्स था, 20 वोल्ट हमारे पास था, तो 20 को 40 बनाने के लिए हमने दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई की। और जैसे कि आपको पता होगा कि देखो, अगर ये x और y है, x/y, ये
2x/2y के बराबर ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ दोनों नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि बाद में ये कट भी सकता है, तो रेशो आउटपुट का रेशो अभी भी सेम ही रहेगा, इनपुट आउटपुट का रेशो। तो मैंने इसको जो है यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे इस पे बेस्ड और क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ इसके अलावा भी अगर बीच में भी आपको कोई प्रैक्टिस करते हुए कोई डाउट बनता है, अभी बनता है, 6 महीने बाद बनता है, 1 साल बाद बनता है, तो भी आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैं तो एक्टिव रहूँगा ही जब तक जिंदा हूँ। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है रेस्पॉन्स देता रहूँगा। ठीक है, मैं भी देता रहूँगा, इसके अलावा हमारे साथ जो और बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लीनियर बायलेटरल पैसिव नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, और ये करंट जा रही है इससे 5 एम्पियर। ठीक है, नेटवर्क अंदर से कैसा है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, और ये जा रही है यहाँ से 2 एम्पियर की। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है ये कि अगर हमारे पास लीनियर बायलेटरल नेटवर्क होता प्लस माइनस, इससे करंट जा रही है I माइनस प्लस 30 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमको इसमें बताना है, क्या बताना है, फाइंड I, फाइंड I, इसमें करंट बतानी है। अब देखो इसमें सीधा सीधा रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपकी नहीं लगेगी। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगी पहले सुपरपोजिशन थ्योरम, पहले सुपरपोजिशन लगेगी, फिर सुपरपोजिशन के बाद रेसिप्रोसिटी को हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन के बीच में। कैसे, क्योंकि इसके अंदर देखो रेसिप्रोसिटी के लिए कंडीशन क्या आती है कि उसमें एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। इसमें क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, क्या 2 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, 2 ओम, ये करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, सही है। ठीक है, ये हमको गिवन है, इसमें पूछा गया है, तो निकालते हैं। निकालने के लिए क्या करना है हमको, पहले सबसे पहले ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी गिवन होगी भाई, 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट की बैटरी, और तो कुछ नहीं छोड़ दिया, बाकी सब सेम है, सही है। तो देखो जब हमारे पास 10 वोल्ट था, पहले उसके लिए बना लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, प्लस ऊपर है, प्लस माइनस, ये लीनियर बायलेटरल पैसिव नेटवर्क, और 2 एम्पियर, 10 वोल्ट, 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास 10 वोल्ट था तब जो है इस ब्रांच में 5 एम्पियर करंट जा रहा था और इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट जा रहा था। लेकिन हमको कितना बनाना है, हमको बनाना है 20 एम्पियर। तो जब हमको 20 एम्पियर बनाना है, सॉरी 20 वोल्ट बनाना है, तो इसमें क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर वाला नेटवर्क तो सेम है, अंदर वाला नेटवर्क सेम है, तो ये वाली वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 20 वोल्ट, ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर, और वो भी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, और ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इतना सर्किट हमारा सोल्व हो गया। अब करते हैं बाकी का सर्किट सोल्व। बाकी का सर्किट क्या कहता है, इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास लीनियर बायलेटरल पैसिव नेटवर्क, प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास 2 ओम का है। ठीक, अब देखो अगर मैं 10 वोल्ट का सोर्स इस तरफ लेके जाता हूँ, 10 वोल्ट का सोर्स में अगर इस तरफ लेके जाता हूँ तो मेरी ये 2 एम्पियर की करंट जो नीचे की तरफ जा रही है वो इस तरफ फ्लो करेगी, 2 एम्पियर। ठीक है, इतना समझ में आता है कि रेसिप्रोसिटी मेरी यही तो कहती है कि अगर मैं सोर्स इंटरचेंज कर दूँ तो मेरी करंट भी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक, अब क्या होगा, मुझे ये 10 वोल्ट तो नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 30 वोल्ट। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई की, इसमें कर दो भाई 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर डाउनवर्ड साइड में, लेकिन ध्यान दिया जाए तो इसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, इसका नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, मतलब मुझे पोलैरिटी भी रिवर्स करनी पड़ेगी। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन अपोजिट करना। अगर मैं इसमें
-1 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस के 30 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस के 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, -6 एम्पियर का मतलब है कि जो करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, अगर मैं इसको +6 करके लिखूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। इसको मैं बाकी को रफ कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, ये +6 एम्पियर ऊपर की तरफ जाएगी, -6 नीचे जा रही थी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देने पर करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ पोलैरिटी उसकी चेंज होती है, उसका सिर्फ साइन चेंज होता है। तो +6 ऊपर जाएगा। बैटरी हमने जो है -30 बना ली, तो उसको मैं एक जगह -30 की जगह मैं नेगेटिव टर्मिनल ऊपर और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे लेकर देता हूँ। ये हो गया 30 वोल्ट। ठीक है, अब 6 एम्पियर जा रही है मेरी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये देखो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी काम कर गई कि एक बार में हमने एक सोर्स लिया, दूसरे बार में हमने दूसरा सोर्स लिया। सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी यही तो कहती है। ठीक है, अब देखो ये सोर्स और ये सोर्स दोनों को अगर मैं एक जगह मर्ज कर दूं तो 6 एम्पियर 10 एम्पियर की करंट इस तरफ से जा रही है और 6 एम्पियर की करंट ये, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैं पूरा सर्किट मिला के बनाऊं तो पूरा सर्किट मेरा ये बनेगा, LBP वोल्ट 2 ओम, और ये करंट कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर की करंट ये वाली और 6 एम्पियर की करंट सेम डायरेक्शन में, ये 10 + 6 16 एम्पियर की करंट मेरी इस सर्किट में आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अकेला ये रेसिप्रोसिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये पहले सुपरपोजिशन का है, सुपरपोजिशन के बाद ये बीच में से रेसिप्रोसिटी का है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी यही तो कहती है कि दोनों सोर्सेज को अलग अलग करके सोल्व कर लो और फिर उसको सम कर दो। तो हमने यही किया, पहले एक को अलग से सोल्व किया, उसके अंदर रेसिप्रोसिटी लगाई, फिर दूसरा पार्ट उसका अलग से सोल्व किया दूसरे सोर्स के लिए, उसमें अलग से रेसिप्रोसिटी लगाई और फिर दोनों को ऐड कर दिया और आंसर क्या आया हमारा, 16 एम्पियर आया। अगर कोई भी डाउट है मुझसे दोबारा पूछ लो, लेकिन मिस मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जो है कन्फ्यूज करने के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जरूरी क्वेश्चन है भाई। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि हमारे पास एक ये LBP नेटवर्क है, ये 4 एम्पियर, ये 5 वोल्ट और ये 2 एम्पियर। $30 वोल्ट, 10 वोल्ट करंट I। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, फाइंड I। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। उस क्वेश्चन में भी क्या था, सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी थी, क्योंकि इसमें 2 मल्टी सोर्सेज थे। इसमें भी देखो दिख रहा है कि एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, तो एक बार में हमको एक ही सोर्स कंसिडर करना है, एक बार में एक ही सोर्स कंसिडर करना है। तो आप ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और एक बार ट्राई करके बताइए मुझे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए और फिर ये बताइए कि क्या आपका जो आंसर था हम जब सोल्व करेंगे क्या उससे वो मैच कर रहा है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। देखो इस पहले कौन सा सोर्स ले, 10 वोल्ट वाला सोर्स ले लेते हैं, ले लो भाई। ये हमारा LBP, ये जब 5 वोल्ट था तो इसमें जो है 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था, इधर से जो है 4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सब में ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का 8 हो गया और 2 का हो गया 4। ठीक है, और ये हो गया मेरा 10 वोल्ट। ठीक, हमने जब ये वाला सोर्स का सिर्फ एक पार्ट लिया तो 10 एम्पेयर की करंट मेरी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, 8 एम्पेयर की करंट, 4 एम्पेयर की करंट मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, ठीक है, कि दूसरे सोर्स के लिए क्या करेंगे, दूसरे सोर्स के लिए अब मैं 10 वोल्ट का सोर्स अगर इस तरफ ले जाऊं, 10 वोल्ट का सोर्स, तो 4 एम्पेयर की करंट मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगी और अपवर्ड डायरेक्शन में मेरी करंट कितनी, 8 एम्पेयर की करंट फ्लो करेगी। ठीक है, इतना ही ना, अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा है। ये हमारा LBP नेटवर्क है। ठीक, अगर मुझे 10 वोल्ट को 30 वोल्ट बनाना हुआ तो मैं क्या करूँगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये 8 एम्पेयर की करंट कितने की हो जाएगी, 8 तिया 24, 24 एम्पेयर की। ये कितने की हो जाएगी, 4 तिया 12, 12 एम्पेयर की, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मुझे करंट आई फाइंड करनी है। तो अगर मैं दोनों सोर्सेज को जोड़ दूँ, ठीक है, ये करंट आई इधर वाली निकालनी नहीं है, लेकिन निकालनी होती तो हम निकाल देंगे। देखो 8 एम्पेयर की करंट जो जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में, तो अगर मैं 8 एम्पेयर के और 12 एम्पेयर की करंट जा रही है नीचे की डायरेक्शन, तो अगर मैं 12 एम्पेयर की करंट को पॉजिटिव मानूंगा, हालांकि मुझे जो है ऊपर की डायरेक्शन में ही निकालनी है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। 8 एम्पेयर की इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट जा रही है 12 एम्पेयर की, तो अगर मुझे ऊपर करना होगा उसको तो क्या करूँगा मैं, माइनस के 12 एम्पेयर हो जाएगी। अगर करंट के डायरेक्शन में अपोजिट करूँ तो माइनस के 12। ठीक, इस ब्रांच में देखा जाए अगर ऊपर की तरफ मुझे करंट निकालनी हुई, कितने हो गए, 24 माइनस 4, तो नेट करंट मेरी कितनी आ गई, 12 में से 4 गए, बचे 4, माइनस के 4 और ये बची 20 एम्पेयर। ठीक है, तो आई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस के 4 एम्पेयर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि माइनस के 4 क्यों है। देखो क्योंकि इसमें जो करंट थी ना 12 एम्पेयर की, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मेरी कितनी करंट जा रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, माइनस के 12 एम्पेयर होगी। माइनस के 12 एम्पेयर में 8 एम्पेयर जोड़ोगे कितना बचेगा, माइनस के 4 एम्पेयर बचेगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। और इसमें जो है जो बेसिक गलती हो सकती है, उस तरीके की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, अब देखते हैं इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या कोई, हाँ भाई है, अभी एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। आप देखें ये क्वेश्चन जो है जरूरी क्वेश्चन है और बहुत कमी से जो है मिलते भी हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है पता रहे तो ही क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन अगर पता रहे थ्योरम तो ही हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस केस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये LBP मेरी 2 एम्पेयर की करंट यहाँ से फ्लो कर रही है। ये मेरी जो है 10 वोल्ट और 5 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है ये LBP, ये हमारा 30 वोल्ट, और इस बार हमारे पास ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, कितना है 1 ओम, और फिर उसके अक्रॉस करंट पूछा गया है। ठीक है, ठीक, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो है नॉर्टन थ्योरम भी हमारी जो है इस क्वेश्चन में आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम थेवेनिन थ्योरम उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम हम जो है यूज कर रहे थे, सुपरपोजिशन के बीच में हम रेसिप्रोसिटी लगा रहे थे। इसमें क्या होगा, इसमें हमारी नॉर्टन थ्योरम भी आएगी। कैसे आएगी, देखो अगर नॉर्टन थ्योरम अगर आपको याद हो, क्वेश्चन इसमें पूछा गया है फाइंड आई, फाइंड करंट आई। ठीक है, पहले देखो सोर्स को चेंज कर लेते हैं, इसको पहले इतना सर्किट बना लेते हैं 1 ओम के अलावा। देखो ये सर्किट है हमारे पास, इसको मैं अगर पोलैरिटी चेंज कर दूं, सॉरी डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो ये L, B और P, ये डायरेक्शन आ गई मेरी इस तरफ 10 वोल्ट, और इधर से करंट गए मेरी 5 एम्पेयर। तो डाउनवर्ड साइड में इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी मेरी 2 एम्पेयर। ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज किया है, सोर्स और रेस्पॉन्स को चेंज किया है। ठीक, और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगर मुझे 10 वोल्ट को 30 वोल्ट बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, तो मेरी करंट भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती, और ये यहाँ पे भी जो करंट है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, इतना सिंपल है। अब देखो ये वाली जो करंट है वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ के अक्रॉस है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो करंट है ये ISC है, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, और अगर मैं इसको एक जो है नॉर्टन सर्किट मानूँ इस पूरे को ही, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये 15 एम्पेयर का सोर्स मेरा 6 एम्पेयर का करंट मेरी ISC करंट जा रही है, सॉरी। ठीक है, 6 एम्पेयर की करंट मेरी, इसमें कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने, इसमें हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। ठीक है, ISC हमारे पास 6 एम्पेयर आ गया। अब बात है RTH निकालने की। देखो ये हमारा सोर्स वोल्टेज है जिसको हम 30 वोल्ट बोल रहे हैं, 30 वोल्ट और 15 एम्पेयर की करंट जा रही है।
तो RTH कितना होगा, जितनी वोल्टेज हमने अप्लाई की डिवाइडेड बाई टोटल करंट जितनी जा रही है, 30 वोल्ट अप्लाई की, 15 एम्पेयर की करंट हमारी जा रही है, कितना हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। तो उसका जो हम नॉर्टन अगर सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नॉर्टन सर्किट हमारा ये बनेगा ISC 6 एम्पेयर और उसके साथ पैरेलल में हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस 2 ओम। और हमारे पास लोड रेजिस्टेंस कितना है, लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम का है। ठीक, अब हमें ये पता है यहाँ से 6 एम्पेयर की करंट जा रही है, 6 एम्पेयर की करंट जा रही है, तो 1 ओम के अक्रॉस कितनी करंट जाएगी, 1 ओम के अक्रॉस वही लगा दो करंट डिवीजन रूल, I की वैल्यू I इक्वल्स टू जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उससे दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड में टोटल रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। आंसर कितना आ गया 4 एम्पेयर। ठीक है, कुछ परेशान नहीं होना, किसी भी तरीके से कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। इतने क्वेश्चन है हमारे पास अभी। इसके बाद जो है मिलमेंस थ्योरम और टेलीगन्स थ्योरम को बार देखेंगे। मिलमेंस थ्योरम को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, टेलीगन्स से रिलेटेड सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल ही बात उस पर करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी अभी तक भी जितना बताया इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप जो है मुझसे ज़रूर पूछिए। मुझसे नहीं पूछ रहे तो किसी से भी पूछिए, बस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि देखिए अभी जो है इंजीनियरिंग का क्रेज लोगों के प्रति उतना नहीं है। तो अगर आप अभी तैयारी करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी जो है सिलेक्शन जल्दी हो जाए। आप जैसे कि देख भी सकते हो कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले अभी कट ऑफ जो है डाउन जा रही है। ठीक, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।